Hello everyone, welcome to Study Khazana. Today we are going to start chapter number 3, Journey to the End of Earth. Okay, written by तिशानी दोषी. और ये जो एग्जैक्टली चैप्टर है आपका, ये एक फॉर्म ऑफ आर्टिकल है. इसको पढ़ने से आपको ज़्यादा क्लैरिटी भी होगी कि आपका आर्टिकल क्यों हमेशा एग्जैक्ट फुल ऑन फुल मार्क्स के लिए नहीं सही समझा जाता. कैसे इन्होंने A to Z सारे एस्पेक्ट्स को इसमें टच किया है. कैसे आप जब किसी चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं या कोई बात आपको कहनी है और किसी भी पॉइंट को इलेबोरेट करना है, तो उसके हर एलिमेंट को कैसे टच किया जाता है विद इन द वर्ड लिमिट और कैसे उसको लिखा जाता है, वो यहाँ मेंशन किया गया है. आप अगर उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको अपने आर्टिकल को इम्प्रूव कर पाएंगे. So guys, if you want to know more about the planet's past, present and future, Antarctica is the place to go to. Bon voyage की जर्नी बिगिन की जाए, गुड जर्नी. और ये स्टार्ट करने से पहले यहाँ लिखा गया है. तो चैप्टर स्टार्ट होता है. अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबॉर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल, द एकेडमिक शॉकल्स्की, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world. So छोटे छोटे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट हैं बेटा. आप सबने उन क्वेश्चंस का ध्यान रखना है. मैं साथ साथ आपको बताते हुए चल रही हूँ. और सबसे पहला जो है, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल. तो यहाँ पर एक रशियन रिसर्च वेसल की बात हो रही है. अबोर्ड तो आप समझते हैं कि किसी में भी राइड इन करना. उस रशियन रिसर्च वेसल का नाम है एकेडमिक शॉकल्स्की. heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. You know very well what continent is, and here we are talking about Antarctica continent. उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, coldest, driest, windiest, extreme weather conditions. My journey began 13.09 degrees north of the equators in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. So ये obviously आपको याद रखना पड़ेगा. इंडिया से तिशानी दोषी जा रही हैं, एक प्रोग्राम का पार्ट बनी है, वो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, जो कि कैनेडियन प्रोग्राम है. आगे चल के चैप्टर में आपको समझ आएगा. और इंडिया से इनकी जो जर्नी है एंटार्क्टिका तक कैसी रही और कहाँ से इन्होंने उसको बिगिन किया, कहाँ एंड किया, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, उसको इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है. और चैप्टर का स्टार्ट है कि अगर कोई प्लैनेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना चाहता है, गो टू एंटार्क्टिका. बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. तो उनकी एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट में पहुंच पाती ये 100 आवर्स की कॉम्बिनेशन जर्नी कर चुकी थी, कार के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू, शिप के थ्रू. सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिका's expansive, this is not expensive, expansive white landscape, uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. तो सबसे पहला इमोशन एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट पे पहुंचने के बाद जो था, वो एंटार्क्टिका का एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, पूरा बर्फ से कवर्ड है, वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज्ड उन्होंने फील किया है यहाँ पर. और एकदम बाद में हैरानी. तो पहले उनका रिलीफ है कि पहुँच गए, देन वंडर, प्रोफाउंड, जो कि काफ़ी देर तक रहा. वंडर किस चीज़ पे है? वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इतना इमेंस, इट्स आइसोलेशन, इतना अकेला. But mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. कि पहला कितना immensely isolated है ये, कितना vast है, और फिर कैसे इंडिया और एंटार्क्टिका एक दूसरे का हिस्सा थे. इंडिया में वेदर कंडीशन एकदम डिफरेंट, एंटार्क्टिका में एकदम डिफरेंट. इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन अबंडेंस में है और एंटार्क्टिका में नो ट्रेस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सीन.
सो यहाँ पर इन्होंने पार्ट ऑफ हिस्ट्री की बात की है। अब ये आपको हिस्ट्री बताने जा रहे हैं, आप उसको समझिए। 650 मिलियन ईयर्स अगो, ये फैक्ट बेस्ड चैप्टर है बेटा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये। बस क्वेश्चन आपको इसमें जो आएंगे वो इन्हीं फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे। ये क्वेश्चन तो आपका जो पूछा जाएगा वो तिशानी दोषी का जो रिएक्शन था या उनको कैसा फील हुआ वो था, ठीक है। उससे ऊपर एकेडमिक शॉकल्स की आगे भी आएगा, उसमें वो चीज़ इंक्लूड होगी। उनकी जर्नी कितने आवर्स की थी, 100 आवर्स की थी। वो क्वेश्चन कैसे कार से, एरोप्लेन से, देन शिप से, फिर वो फाइनली उन्होंने रीच किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री। उसमें क्या क्या पॉइंट हैं। 650 मिलियन ईयर्स अगो अ जायंट अमैलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका। तो ये करीब करीब 650 मिलियन ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। आप में से जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज्योग्राफी में ज़रूर इसके बारे में रीड किया होगा। 10th में भी कई बच्चे बताते हैं कि उन्होंने रीड की है ये चीज़। आप में से जितनों को याद हो तो पहले एक एमैलगमेटेड मास ऑफ लैंड होता था पूरा अर्थ, और फिर क्या हुआ, लेट्स रीड दैट। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। अभी तक ह्यूमन बींग्स का अराइवल नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, क्लाइमेट बहुत आज के कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म होता था। ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फॉर 500 मिलियन ईयर्स अगो मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। करीब करीब ये अर्थ अगर 650 मिलियन ईयर्स ओल्ड है तो उसमें से 500 मिलियन ईयर्स फ्लोरा एंड फौना थे जो सरवाइव करते थे, और गोंडवाना भी सरवाइव किया था। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, अब हम उस एज की, डायनासोर एज की बात कर रहे हैं हम, जब उनका एक्सटिंक्शन हुआ, द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे। तो जितने भी, चाहे वो मैमथ थे, चाहे वो डायनासोर थे, उन सब का एक्सटिंक्शन हुआ इस एज में। द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इन 2 कंट्रीज, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। उसके बाद वो ग्लोब बना जो आज की डेट में आप हम सब पढ़ते हैं। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। तो क्वेश्चन अगर आता है आपको कि आप एंटार्क्टिका को कैसे कह सकते हैं इट इज पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, तो जब भी आप एंटार्क्टिका विजिट करेंगे आप हिस्ट्री के उस मोमेंट में जा रहे हैं जब ये पूरा गोंडवाना एक उसका पार्ट हुआ करता था। और to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading, और वहाँ जाकर आपको एक रियलाइजेशन होगी कि हम लोग कहाँ से आए हैं और हम लोग कहाँ लीड कर रहे हैं। तो फ्यूचर को भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो इस समय एंटार्क्टिका की पोजीशन है वही आने वाले टाइम में प्लैनेट में हर कंट्री का या हर लैंडमास का ये कंडीशन हो सकता है। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, it is to understand the significance of Cordilleran folds and pre-Cambrian granite shields। ये सारी आपकी माउंटेन लैंग्वेज हैं, कैसे फोल्ड्स अर्थ पे पड़ते हैं, कैसे फॉर्म्स होती हैं वो, कैसे कॉन्टिनेंट्स में, लैंड मास में, कैसे वाटर बॉडीज सब कैसे थ्राइव करती हैं, कैसे सर्वाइव करती हैं, उन सब का पार्ट है। So pre-Cambrian granite shield, ozone and carbon evolution and extinction. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust from and form the Himalayas. तो आप इमेजिन करें कि इतने मिलियन ईयर्स में हुआ, इंडिया नॉर्थवर्ड पुश करता गया गोंडवाना से, और फिर एशिया तक टच होता हुआ उसकी जो क्रस्ट फॉर्म हुई, जिसकी वजह से हिमालयाज फॉर्म हुआ, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, जिसकी वजह से सर्कमपोलर करंट डेवलप हुए, कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड, और एंटार्क्टिका पूरा फ्रीज हो गया, डेसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। तो इन सारे जोग्राफिकल चेंजेस जो हुए हैं, ये सारे इकोसिस्टम में जो चेंजेस हुए, जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ आफ्टर डायनासोर एक्सटिंक्शन एज, तब ये चीज़ें फॉर्म हुई। अब तिशानी दोषी कहती हैं, फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ हु 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect.
नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। तो मेरे जैसी पर्सन के लिए जो साउथ इंडिया को बिलोंग करती है, सन वर्शिपिंग कंट्री है, आप जानते हैं कि साउथ इंडिया इज very much famous for retaining its roots, that means its authenticity। जितना भी कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन सब अभी भी साउथ इंडिया में जिंदा हैं और सन को तो बहुत वर्शिप किया जाता है वहाँ पर। तो ऐसी कंट्री में रहना जहाँ पूरे अर्थ का 90% टोटल आइस वॉल्यूम वहाँ पर मिलता है, ये अपने आप में एक बहुत ही चिलिंग, स्पाइन चिलिंग रिकग्नाइजेशन होगी या रियलाइजेशन होगी। इस ये नहीं कि जो आपका सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन को थोड़ी देर के लिए बढ़ा दे, बट इट इज लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। इन्होंने एंटार्क्टिका को एक पिंग पोंग बॉल से कंपेयर किया गया है, उस पे चलना जहाँ एट एनी मोमेंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनीथिंग कुड हैपन, उस जगह को जो कि जहाँ पर अब ह्यूमन मार्कर्स है ही नहीं, मतलब कोई भी ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस नहीं है वहाँ पे। नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, यू लूज ऑल अर्ली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर। आप सब भूल जाते हैं कौन से टाइम जोन में है, क्या टाइम चल रहा है, सुबह है, शाम है, लॉन्ग समर है यहाँ पर। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। और देखने में अगर ये जानना चाहते हैं कि वहाँ फ्लोरा एंड फौना को आप कितना देखना चाहते हैं, तो फ्लोरा फौना में दोनों ही आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको माइक्रोस्कोप लेकर देखना पड़े, और ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ह्यूज, आप इनको दूर से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमारा कवर हो रहा है बेटा, ये क्वेश्चन कवर हो रहा है डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड एंटार्क्टिका स्पेसिफिकली। और इंडिया में भी वो साउथ इंडिया को कंपेयर, नो बिल बोर्ड एंड ऑल, यानी कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्पॉइल नहीं किया जा रहा है आसपास किसी भी चीज़ को। तो ये प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट लिखने में आए तो आप ये प्रेजेंट कंपेयर कर रहे हो दोनों, एंटार्क्टिका का। और क्योंकि तिशानी दोषी को पढ़ रहे हैं हम, वो इंडिया को बिलोंग करती हैं, तो हम इंडिया कह रहे हैं, वैसे ये सब कंट्री की कहानी है। मिजेज एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स, मतलब छोटे छोटे अगर खटमल टाइप भी आप कहेंगे, वहां से लेके ब्लू वेल्स तक। आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स जितनी बड़ी कंट्रीज होती हैं। जो लार्जेस्ट रिकॉर्ड किया गया है वो बेल्जियम की साइज का था। डे गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, पूरा 24 आवर आप समर देख रहे हो। एंड यूबिक्विशियस साइलेंस इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच or carving ice sheet consecrates the place. It is an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. And for humans, the prognosis is not good. जो आपको अब डिपिक्ट करने जा रहे हैं ये, वो रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। एवलांच आप सब जानते हैं, बर्फ़ का जो तूफान और वो सब स्लाइड होता है, उसको एवलांच बोला जाता है। तो ये सब उन्होंने प्रेजेंट से कंपेयर किया। अब वो ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में बात कर रही हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री 12,000 ईयर्स। अभी हार्डली 12,000 ईयर्स से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हमें देखने में मिलता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन को आए हुए। इतना पुराना ह्यूमन बींग्स का अराइवल नहीं है। अगर हम एक जियोलॉजिकल क्लॉक बनाएं तो उसमें कुछ सेकंड जो एग्जिस्टेंस है वो दिखेगा ह्यूमन बींग्स के आने का, अराइवल का, सेटल होने का। बाकी सारा जो है वो, अगर 650 मिलियन ईयर ओल्ड अर्थ है और 500 मिलियन तक ह्यूमन बींग्स नहीं आए थे और ओनली 12,000 ईयर ओल्ड उनका हिस्ट्री है, तो आप समझ सकते हैं कि इस 650 मिलियन की जब आप वो बनाते हैं एक क्लॉक, तो आप ह्यूमन एग्जिस्टेंस को कितना छोटा दिखा सकते हैं। barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, megacities. The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources. ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, हम पूरे वर्ल्ड को उन्हीं रिसोर्सेज में बेयर करना है। आज अगर एग्जॉस्ट कर लेंगे तो आने वाले टाइम में हमारी फ्यूचर जनरेशंस क्या देखेंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आप सब पढ़ चुके हुए हो, यहाँ पर उसी चीज़ को इंडिकेट किया गया है। सो अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और ह्यूमन बीइंग का एक्सेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स
की वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है उसका एमिशन बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर द अर्थ, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर इशू है जो पूरे वर्ल्ड पे इस समय एक बिगेस्ट फियर के फॉर्म में स्प्रेड हो रखा है, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर. Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. तो उन्होंने कहा आजकल अगर हमारे टाइम की आप बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है. अगर आपने 11th क्लास में भी एलिंग अर्थ के बारे में पढ़ा हो तो आप काफ़ी कुछ रिलेट कर सकते हैं यहाँ से. विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, और कितने क्वेश्चन हैं जो क्लाइमेट चेंज थीम्स में मीटिंग्स में उठाए जाते हैं. क्या वेस्ट शीट एंटार्क्टिक शीट जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी. विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्ट्रप्टेड, क्या वो करंट डिस्ट्रप्ट हो जाएगा. विल इट बी द एंड ऑफ वर्ल्ड एज वी नो इट. मे बी नॉट, आइदर वे, दोनों तरह से हो सकता है. एंटार्क्टिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट. नेक्स्ट क्वेश्चन कि एंटार्क्टिका को इस डिबेट का क्रूशियल एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों माना जाता है. अगर आए तो आपने ये आंसर करना है. नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, इसलिए नहीं कि पूरे वर्ल्ड में ये एक अकेला प्लेस है विच हैज नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट. प्रिस्टाइन क्या होता है? एकदम फ्रेश, एज इट इज ब्रॉट, एकदम फ्रेश कोई चीज का होना, अनटच्ड. But more importantly, because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layers of ice. तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही. दूसरी बात, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रिस्टाइन है, जैसे गोंडवाना लैंड हुआ करता था वैसा ही एकदम प्रिस्टाइन है. यहाँ पर आपको कुछ भी ह्यूमन टच नहीं मिलेगा, ह्यूमन मॉडिफिकेशंस नहीं मिलेंगी. उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसकी आइस कोर्स में 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो इसकी लेयर ऑफ आइस में ट्रैप हैं. इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो. अब अगर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का आंसर आएगा तो आप कर लेंगे यहाँ पे. अब इन्होंने स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में बताया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे पूछा भी जा सकता है. स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद ऑन द शॉकल्स्की, दिस इज शॉकल्स्की, एल मिसिंग है, aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. It has been in operation for 6 years now. तो जब उन्होंने ये टाइटल लिखा था, जब उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, तब 6 साल हो चुके थे इसको चलते हुए. headed by Canadian Zoff Green. अब क्वेश्चन बेटा ये भी आ सकता है who is Zoff Green या who was Zoff Green. दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम. दोनों में ये चीज़ें तो कवर होंगी. वो इनिशिएटेड बाय जॉफ ग्रीन आ जाएगा अगर स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम बनाओगे पे क्वेश्चन आएगा. तो अगर जॉफ ग्रीन पे आया तो ही क्रिएटेड अ प्रोग्राम, उसमें उसका रेफरेंस आ जाएगा. तो ये नाम को तो आपको याद रखना ही है. वो आपके रशियन वेसल का नाम है एकेडेमिक शॉकल्स्की, ठीक है, उसको दैमिक पढ़ते हैं रशियन लैंग्वेज में. Who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. तो कैनेडियन जॉफ ग्रीन ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था जो कि सेलिब्रिटीज और इन सबको, रिच पीपल को सर्व करते करते थक गए थे, यू नो. और ये लोग ऐसे हैं, अगर इन लोगों को कहा जाए कि आप दुनिया को अवेयर करो तो ये सिर्फ उतना ही कह सकते हैं जितना इनकी पब्लिसिटी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, राइट. विद स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम ही ऑफर्स द फ्यूचर generation of policy makers a life changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको मिस नहीं करोगे. क्योंकि उन्होंने कहा स्टूडेंट्स जो कि आने वाले टाइम के पॉलिसी मेकर्स हैं. क्यों कहा गया? क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी का रोल यही प्ले करने वाले हैं. आप ही में से कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, आप ही में से कोई शायद फाइनेंस मिनिस्टर होगा, आप ही में से कोई IAS क्लियर करके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को संभाल रहा होगा, आप ही में से कोई बिग ब्यूरोक्रेट्स होंगे, आप ही में से कोई कुछ ना कुछ होंगे जो इस कंट्री को संभाल रहे होंगे, पॉलिसी को अफेक्ट कर रहे होंगे.
और उन लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। एट प्रेजेंट जो पास्ट जनरेशन्स की वजह से लॉसेस हुए हैं इस अर्थ को, इंडिया को और भी कंट्रीज़ को, कम से कम जब पूरे स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाएगा तो वो आने वाले टाइम में अपनी अर्थ का टेक केयर कर पाएंगे एज अर्थ कंप्लीट। ठीक है, ये नहीं कि एक अपनी अपनी कंट्री को लेकर बैठे हैं और किसी एस्पेक्ट में नहीं। तो ये लाइन आपने लिखनी है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, जब वो बातों को समझ सकते हैं, लर्न, उनको सीख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। रिटेन नॉलेज नहीं होगी उनकी, इम्प्लाइड नॉलेज होगी। जो भी नॉलेज वो गेन करेंगे उसको इम्प्लीकेट भी करेंगे अपनी लाइफ में। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. It is easy to be blazed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers and ice shelves collapsing, you begin to realize the threat of global warming is very real. क्योंकि अपने comfort zone में बैठ के ये कहना बहुत आसान है, ऐसे करो वैसे करो, और जब आप रियली उस चीज़ को फेस करते हो, जब स्टूडेंट्स अपने सामने उन पोलर आइस शीट्स को कोलैप्स होते हुए देखते हैं, मेल्ट होते हुए देखते हैं, तब इसका एक अलग ही इम्पैक्ट आता है और उन्हें समझ आता है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी रियल है। एंटार्क्टिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. अब एंटार्क्टिका जब आप जाते हैं तो इसका इकोसिस्टम बहुत ही सिंपल है, बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो आपको समझ में आता है कि अगर लिटिल चेंजेस भी एनवायरनमेंट में होते हैं तो इसके कितने साइड इफेक्ट आते हैं। बहुत सिंपल इकोसिस्टम है उसका। रेपरकशन होता है, कॉन्सिक्वेंसेस, इसको रिपरकशन भी आप रीड करते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में इस क्वेश्चन के बहुत चांसेस है। शॉर्ट क्वेश्चन में फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल ले रहे हैं जो माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट है, माइक्रोस्कोप के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशियंस फूड चेन। सदर्न ओशियन की जो पूरी फूड चेन है वो आपकी फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंड करती है। These single cell plants, क्या है फाइटोप्लैंक्टन? सिंगल सेल प्लांट्स हैं। यूज द सन्स एनर्जी टू असीमिलेट कार्बन, ये सन की एनर्जी से कार्बन असीमिलेट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड तैयार करते हैं अपना। साइंटिस्ट वांट दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। अब अगर फाइटोप्लैंक्टन ही नहीं अपने आप को के लिए फोटोसिंथेसिस से फूड क्रिएट कर पाए तो फाइटोप्लैंक्टन पे कितने एनिमल्स डिपेंड करते होंगे और उन पर कितने। फूड चेन आपको इस एज में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। फूड चेन आपने बहुत अच्छे से रीड कर रखी है। तो विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। मरीन एनिमल्स और बर्ड्स ऑफ द रीजन जितने भी वहां पर हैं उन सब की लाइफ अफेक्ट होगी। और उसके बाद द ग्लोबल कार्बन साइकिल। इन द पैरेबल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। और इस स्टोरी के थ्रू वो बहुत बड़ा मेटाफर आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं कि देखने में किसी को फाइटोप्लैंक्टन का पता भी नहीं होगा कि है क्या, बहुत ही छोटा सा लिविंग क्रीचर, एक प्लांट है, स्मॉल सिंगल सेल प्लांट है, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता होगा उससे, किसी को पता भी नहीं होगा, नाम भी नहीं पता, आप माइक्रोस्कोप से उनको देख सकते हैं। अगर वो छोटी सी चीज से खत्म होने से पूरा जो एंटार्क्टिका या सदर्न फूड चेन है वो पूरी स्पॉइल हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि छोटी चीजें कितनी मैटर करती हैं। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज तिशानी दोषी ने दिया है। हम सब सोचते हैं कि जो कुछ भी करेंगे बड़े लेवल पे करना है, वो सिंपली ये कहती हैं टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। आप छोटी छोटी चीज़ों को संभालना सीखें, बड़ी चीज़ें अपने आप अपने रास्ते आ जाएंगी। My Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 63.55 degrees south। इस लोकेशन को याद रखोगे आप।
Shokalski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. तो wedge across उस ice sheet पे turn किया. Captain decided we were going to turn around and head back north. But before we did, Captain ने decide किया कि हम वहाँ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं. लेकिन इससे पहले कि हम करते, we were all instructed to climb down and the gangplank and walk on the ocean. गैंगप्लैंक जो बर्फ पे यूज किया जाता है, जिसके थ्रू आपने वो वुडन इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, शूज आप जिन पे पैर रख के चल सकते हैं. इसे आप गूगल पे इसकी फोटो सर्च कर सकते हैं. सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस. तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, उसमें कितने लोग थे? टोटल 52 थे. किटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स, क्योंकि वहाँ सनलाइट बहुत शार्प होती है और आप जानते ही हो कि जब वो आइस से टकरा के आपकी आंखों में जाती है तो कितनी तेज लगती है. वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर. तो उस 65.5 डिग्री साउथ में जो ये एक्सपीरियंस उन्होंने किया, जब ये 52 के 52 वहां चलना शुरू हुए और स्टार्क वाइटनेस जो इन्होंने वहां देखी है. Underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living breathing salt water. तो उनके पैरों के नीचे मीटर थिक आइस पैक था, इतने 1 मीटर तक की आइस शीट पे जिस पे वो चल रहे थे, और उसके नीचे वास्ट ओशियन था एंटार्क्टिका का, जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं, और वो उस ओशियन पे चल रहे थे. In the periphery, crab-eater seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. और वहाँ हमने देखा सील्स कैसे सन बाथ ले रही हैं, जैसे हमारे सदर्न इंडिया में या हमारे इंडिया के अंदर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो बैनियन ट्री के नीचे बैठ के सन स्ट्रेच करते हैं अपने आप को और सन बाथ लेते हैं. It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. और ये एक कनेक्शन था कि हर इस एनवायरनमेंट में हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है. नेचर को अगर हम देखें तो नेचर हमें यही चीज़ समझाती है, कुदरत यही चीज़ समझाती है, फ्लोरा एंड फौना यही चीज़ समझाती है. ये ह्यूमन बींग्स हैं जो इस कनेक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं. फिर से उन्होंने कहा 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फेयर्स लेटर. जाते वक्त भी यही टर्म यूज की थी, आते वक्त भी. आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस एंड प्ले ऑन आवर प्लैनेट. किस तरह से प्लैनेट पे पूरा ब्यूटी का बैलेंस मेंटेन करके रखा हुआ है नेचर ने. हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी. ऐसा अगर ये वापस से ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये पूरा वार्म हो गया तो क्या होगा. विल वी बी अराउंड टू सी इट. क्या हम जिंदा होंगे तब तक ये सब देखने के लिए. और वुड ही हैव टू गो, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स. तो डिनोसॉर्स की तरह, मेमथ्स की तरह, वुली राइनोज की तरह ये सब एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं. क्या हमारा भी एक्सटिंक्शन हो चुका होगा? हु इज टू से. बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. तो पूरा टाइम इन यंग बच्चों में बिताने के बाद मैं इस डिसीजन पे पहुंची कि बहुत कुछ होता होगा मिलियन ईयर्स में, पर एक दिन का रियल एफर्ट भी काफ़ी है इस अर्थ पे चेंज लाने के लिए. तो गाइस, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. आपके ऊपर ट्रस्ट शो किया जा रहा है. आप ही हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं. आपसे ये उम्मीद की जा रही है. वैसे तो देखो, कहीं ना कहीं ये आपको लगेगा कि हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, कि खुद कुछ चीज़ें हुई जिनको संभाला नहीं और सब आप पे छोड़ दिया, हमसे पहली वाली कुछ जनरेशन. लेकिन कहीं ना कहीं हमने संभालने की कोशिश की और हमारी पास जनरेशन ने हम पे ट्रस्ट किया था कि हम सही करेंगे. हम आप पे ट्रस्ट करते हैं. सो गाइज, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स. स्प्रेड द मैसेज ऑफ गुड एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचर, क्लाइमेट चेंज, योर ट्रू एफर्ट्स. आप लोग चाहें तो क्या नहीं कर सकते. आपको पता है, क्लाइमेट चेंज वाले इशू को इंडिया ने सबसे पहले संभाला था और बहुत जल्दी इस चीज़ को ठीक भी किया है हमने अपने इंडिया के अंदर. लेकिन अभी भी बहुत एफर्ट्स बाकी हैं. आप सब अगर एक प्लांट लगाने को भी, इसको सुनने के बाद मान लीजिए आप 1000
चिल्ड्रन अगर इस एपिसोड को सुन रहे हैं और आप में से 1000 में से 500 भी प्लान करते हैं एक ट्री प्लांट करने के लिए, तो वो 500 प्लांट्स भी बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर. एंड आई विल होप फॉर दैट कि एक मोमेंट आए जब हम इस चेंज को देख पाएँ. ज़रूरी नहीं है कि कोई बिग कंसर्न्स हों, हम कुछ बिग चैरिटी करें. अगर नेचर के लिए भी, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना हम सीख जाएं, ट्रीज़ और प्लांट्स को केयर करना भी हम सीख जाएं, तो भी हम आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. हु नोज, आपके लगाए हुए पेड़ के नीचे कोई आप ही की जनरेशन का पर्सन बैठकर सनलाइट से बच रहा हो और अपने बेस्ट मोमेंट्स स्पेयर कर रहा हो, तो कौन जानता है इस बात को. और वही शायद ये मैसेज है. क्वेश्चंस वही इंपॉर्टेंट है जो मैंने मार्क किए हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिका, तो स्टडी ऑफ दिस रीजन में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आएगा, जो मैंने साथ साथ मार्क किया है. पास्ट में गोंडवाना वाली हिस्ट्री, प्रेजेंट में जो कंपैरिजन था, और फ्यूचर में क्या ये सारा वॉर्म हो जाएगा या नहीं. अभी ह्यूमन डिवॉइड है और फिर भी उसका क्या एग्जिस्टेंस है, कैसे सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं. जॉफ ग्रीन रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन दिस एक्सपेडिशन, वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया. लर्न एंड इम्पॉर्टेंटली एक्ट, कि एब्जॉर्ब, लर्न एंड एक्ट, ये वाली लाइन ज़रूर आएगी. टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, इसमें आपने किसका समझाना है, फाइटोप्लैंक्टन का. वही एग्जाम्पल इसमें आएगा. वाई इज एंटार्क्टिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. समरी ऑफ फुल चैप्टर. आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो गाइज. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल.